हेलो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में PGDT2 के सॉल्व असाइनमेंट को देखेंगे, जिससे आपको PGDT2 असाइनमेंट बनाने में किसी भी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। यह एक सॉल्व असाइनमेंट है, यह मेरी खुद की बनाई हुई असाइनमेंट है, यह जो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी। यह वीडियो बनाने का मकसद देखिए है कि आपको बस इसे देख करके एक अनुभव लग सके कि आपको PGDT2 का असाइनमेंट किस प्रकार से बनाना है। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आप किसी का कॉपी करके अपना असाइनमेंट ना बनाएं, जिससे आपको एग्नो नंबर कम देती है। आप खुद से ही अपना असाइनमेंट बनाएं, चाहे आप थोड़ी सी रॉन्ग ही क्यों ना करें। अपना असाइनमेंट आप खुद से ही बनाएं, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। या मैंने भी जब अपना असाइनमेंट बनाया था, मैंने खुद से बनाया था, मैंने किसी की मदद नहीं लिखी थी, बल्कि इसमें मुझे कुछ मैंने रॉन्ग भी किया था, फिर भी मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे। मुझे PGDT2 में 74 मार्क्स मिले थे। तो चलिए देखते हैं कि आपको PGDT2 का असाइनमेंट किस प्रकार से बनाना है। यहाँ बस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से बनाना है। आप अपना असाइनमेंट आप खुद से ही बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यह देखिए, मेरा लास्ट ईयर का असाइनमेंट है, जब मैंने PGDT असाइनमेंट सबमिट किया था, क्योंकि लास्ट ईयर ही मैंने एग्ज़ाम दिया था PGDT2 का। आपको पहले नंबर पर मिलेंगे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 400 शब्द में दीजिए। आपको 8 × 7 56 मिलेगा, यानी आपको 7 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 8 नंबर का रहेगा। देखिए परिभाषित शब्द सब क्या समझते हैं। आपका प्रश्न यहाँ पर चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हर ईयर में आपका असाइनमेंट का प्रश्न जो होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं वो चेंज होते हैं। बस इसी प्रकार से आपको बस एग्जाम्पल है कि आपको किस प्रकार से बनाना है, आप देखेंगे, इसी से आप अनुभव करके अपना असाइनमेंट बनाएंगे। परिभाषित शब्द से आप क्या समझते हैं। परिभाषित शब्दों के विशिष्ट लक्षणों की साधारण चर्चा कीजिए। अनुवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर निबंध लिखिए। जनसंचार के क्षेत्र में अनुवाद संबंधी रोजगार के अवसरों पर प्रकाश डालिए। तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन और अनुवाद पर विस्तृत टिप्पणी की लिखिए। भाषा शिक्षण में किन किन स्तरों पर अनुवाद की आवश्यकता होती है, चर्चा कीजिए। मूल्यांकन सामग्री के अनुवाद के महत्व को रेखांकित कीजिए और इसी सामग्री के अनुवाद को विवेचन कीजिए। राजभाषा का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए होता है। अनुवाद कार्य के लिए केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों में क्या व्यवस्था है, विस्तार से उल्लेख कीजिए। दूसरे नंबर पे निम्नलिखित में से प्रत्येक उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 शब्द बनाइए। यहाँ से उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़ा होगा कि उपसर्ग से अ से आपको 4 शब्द बनाना है, अप से आपको 4 शब्द बनाना है। ये आप क्लास 8-9 के बुक्स में आपको मिल जाएंगे। उपसर्ग से शब्द बनाना, प्रत्यय से शब्द बनाना। आप क्लास 7, 8, 9, 10 के जो ग्रामर का बुक होता है, आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। क्योंकि जब मैंने बनाया था तो मैं वहाँ से ले लिया था, क्योंकि और आप मर्जी ऐसे आपको पता ही, ऐसे आपको शब्द बनाना है, आप खुद से बना सकते हैं मर्जी से। लेकिन अगर उस समय आपका याद नहीं आ रहा है, क्योंकि होता है कि मान लिया इस इक से मुझे बहुत कुछ याद है, कभी होता है कि मुझे कुछ याद नहीं होता, जैसा 1-2 याद होता है मैं भूल जाता हूँ। तो क्या करेंगे उस समय, आप क्या करेंगे, आप बुक से देख करके भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप बना करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है आप प्रत्यय लिखना है, उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग आपको पता कि होगा कि उपसर्ग किससे कहते हैं और प्रत्यय किससे कहते हैं। चौथे नंबर पर निम्नलिखित शब्दों का मानक रूप लिखिए। मानक रूप, आपको मानक हिंदी के बारे में आपको पता होगा कि मानक हिंदी क्या होता है, क्योंकि पहले जो होता था, पहले 2 प्रकार से लिखा था। जैसे मान लीजिए अभी जो है आप झंडा ऐसे लिखते हैं। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि झंडा झ ऐसे भी होता था, पहले ऐसे भी झ होता था। तो ये वाला झ जो है मानक हिंदी में इसको निकाल दिया, आप इसको मानक हिंदी कर दिया है, तो आप इसको मानक हिंदी में लिखेंगे। चिट्ठी को मानक हिंदी में लिखेंगे। मानक हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रह्मांड को, जीवा को, दायित्व को, पश्च को, ऋण को क्या कहते हैं। आप मानक हिंदी में इसे सर्च करेंगे। मानक हिंदी मतलब यहाँ कुछ रॉन्ग है, जो जिसे हम क्या कहेंगे सिंपल भाषा में, कि यहाँ जो चिट्ठी है, चिट्ठी कुछ रॉन्ग है, उसको मानक हिंदी में। ब्रह्मांड यहाँ कुछ रॉन्ग है, कुछ वर्ड है जिसे आपको हिंदी मानक रूप में लिखना है, यही होता है। निम्नलिखित परिभाषित शब्दों की हिंदी अंग्रेजी पर्याय लिखिए। यहाँ पे परिभाषित शब्द है शैक्षिक सहायता, संविदा प्रावधान, प्रभावी कार्यान्वयन, उच्चतर वेतनमान। आज में आपको इंग्लिश वर्ड इसको लिखना है, पर्याय लिखना है। यहाँ इसे आपको हिंदी पर्याय लिखना है। अगर आप राजभाषा के लिए एग्जाम देते हैं तो आपको वहाँ भी इससे पूछा जाता है कि आप हिंदी पर्याय लिखिए, इंग्लिश पर्याय लिखिए। इससे आपको PGDT में ही पहले से आपको ट्रेन कर दिया जाता है, इसलिए PGDT का डिप्लोमा आपको राजभाषा के लिए मांगा जाता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ए मेन जो हमारा है ए, क्योंकि क्वेश्चन तो आप बुक से लिख ही लेंगे।
मेन है हमारा जो अनुवाद में काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। जब मैंने किया था मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए इसी मकसद से मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाने के लिए वीडियो बनाकर लाया, जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल सके आपको किस प्रकार से करना है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न पत्र का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ देखिए, साइकोलॉजी के यहाँ प्रश्न पत्र को हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है, जिस प्रकार से उस प्रकार हिंदी में आपको बनाना है। आप ये मत समझिए कि आपको पीजीटी इंग्लिश से हिंदी करना है या हिंदी से इंग्लिश करना है, काफ़ी आसान है। एक गलती आप भूल के भी ना करें, क्योंकि मैंने भी यही गलती की थी कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट ही करना है, बस देख के उसको ट्रांसलेट करके लिख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको जो है शुद्ध हिंदी में लिखना होता है, क्योंकि जो गूगल का हिंदी होता है और ख़ुद का हिंदी होता है, आप वो लिखेंगे तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। आप 1 महीना 2 महीने पहले से अपना असाइनमेंट बनाएं, जिससे आप अच्छे से बना पाए, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, नोट ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मतलब सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस पर ऐसे बैठे रहेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 वर्ड, मतलब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 1000 शब्दों में दीजिए। आप इस प्रकार से हिंदी बना करके लिखेंगे प्रश्न पत्र है। मैं इसका आंसर भी नीचे में दिखाऊंगा कि मैंने किस प्रकार से बनाया था। इसका निम्नलिखित सामग्री का हिंदी में अनुवाद लिखिए। यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना है। देयर आर सर्वर वेक्टर एवेलेबल पॉलिसी मेकर ऑफ एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपको क्या करें, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए मैं दिखाऊंगा आपको नीचे में मैंने किस प्रकार से अनुवाद किया। जब मैंने अनुवाद किया तो मुझे काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जब नए होते हैं तब आपको अनुवाद का उतना अनुभव नहीं होता। हालांकि अभी मुझे इसका प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने इसके एग्ज़ाम भी दे दिए, थ्योरी भी दे दिए, तो मुझे काफ़ी सारे नॉलेज के बारे में हो गए हैं। लेकिन जब मैंने असाइनमेंट बनाया था उस समय मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। निम्नलिखित सामग्री का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। है आपको अंग्रेजी में फिर इसको अनुवाद करना है। एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि जो हिंदी मीडियम होते हैं वो इंग्लिश से हिंदी अनुवाद अच्छे से करते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम होते हैं वो हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद अच्छे से करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी से इंग्लिश अनुवाद अच्छे से करें और इंग्लिश से हिंदी में किसी एक का। अब मान लीजिए आपका अगर हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश आपका थोड़ा सा वीक होगा, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आपका हिंदी थोड़ा सा वीक होगा। कोई एक लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज आपका स्ट्रॉन्ग 100% नहीं हो सकता, या होता किसी किसी का होता है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं होता। तो आप इसलिए घबराएं नहीं, आप अच्छे से करें। और थोड़ी बहुत अगर रॉन्ग भी होती है फिर भी आप अपने खुद से असाइनमेंट अपना बनाएं, किसी की मदद ना लें और किसी का कॉपी ना करें। आप खुद से बनाएंगे और खुद कुछ रॉन्ग भी है तो भी आपको अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर खुद से बनाया था और मुझे अच्छे मार्क्स भी मिले थे। बल्कि मैंने यहाँ पर 100% सही भी नहीं किया था, 1-2 मेरा रॉन्ग भी हो गया था। कुछ वर्ड जो मुझे हिंदी का अंग्रेजी उसका समझ में नहीं आ रहा था और अंग्रेजी का हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी अच्छे मार्क्स मुझे 74 मिले थे। तो अब इस प्रकार से आप थोड़ी रॉन्ग भी होते हैं तो आप खुद से ही बनाए, आप किसी का मदद ना ले। चलिए अब मैंने देखिए यहाँ पर मैंने किस प्रकार से अपना आंसर लिखा था। आंसर लिखना देखिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। परिभाषिक शब्द से क्या समझते हो, या किस प्रकार से मैंने लिखा था, पैराग्राफ चेंज कर करके। आप इसी प्रकार से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। देखिए मैंने किस प्रकार से पैराग्राफ को चेंज किया है और एग्जाम्पल भी दिया है। आप इसी प्रकार से पैराग्राफ को चेंज करेंगे और एग्जाम्पल दे करके लिखेंगे। अनुवाद और संस्कृति आदान प्रदान पर निबंध लिखिए। देखिए मैंने किस प्रकार से लिखा है। यहाँ बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, आप इसी प्रकार से अपने असाइनमेंट बनाएंगे। देखिए मैंने किस प्रकार से पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ चेंज करना है। जहाँ इसका उदाहरण दे सके आप उदाहरण भी दीजिए, जिससे आपको नंबर अच्छे से। देखिए मैंने एक ही शब्द नहीं लिखा, यहाँ पहले लिखा कि जनसंचार के क्षेत्र में संबंधित रोजगार के अवसरों पर प्रकाश डालिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए किस प्रकार से पैराग्राफ को चेंज कर दिया। देखिए विज्ञापन के क्षेत्र में रोजगार है, फिल्म के उद्योग में रोजगार है, साहित्य के क्षेत्र में रोजगार है, और सबका मैंने पैराग्राफ चेंज कर करके अच्छे से लिखा। इसके बाद में तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन और अनुवाद पर एक विशिष्ट टिप्पणी लिखिए। देखिए मैंने किस प्रकार से लिखा, आप इसी प्रकार से लिख पाएंगे। मैंने यहाँ बस उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए आपको यह दिखा रहा हूँ, क्योंकि यह असाइनमेंट मैंने खुद से बनाई थी जब मैंने पीजीटी का असाइनमेंट सबमिट किया था। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। भाषा शिक्षण में किन किन स्तरों का अनुवाद आवश्यकता होती है, देख सकते हैं प्रक्रिया के रूप में। ये सब बुक में आपको मिल जाएंगे, प्रश्न के आंसर आपको बुक में मिल जाएंगे। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम होती है आपको अनुवाद में, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, क्योंकि जो अनुवाद दिया जाता है आपको बुक से बाहर से भी दिया जाता है, तो वहाँ आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। विदेशी भाषा में शिक्षण देख सकते हैं। साहित्य अध्ययन में साहित्य अध्ययन देख सकते हैं आप।
किस प्रकार से मैंने यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर करके लिखा हूँ। आप इसी प्रकार से पैराग्राफ चेंज करेंगे। चलिए मैं इसे थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसका आप देखिए उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया है किस प्रकार से। वाक्य रचना का उदाहरण भी आपको देना है। उदाहरण से क्या होगा कि आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर आंसर तो लिखे, इसका उदाहरण में दिए। देखिए नोट आंसर टू क्वेश्चन ईच फ्रॉम द सेक्शन, देख सकते हैं। किस प्रकार से मैं यहाँ पर उदाहरण दिया। तबीयत मेरा ठीक नहीं है, थोड़ा सा सर्दी जैसा हो गया। देखिए किस प्रकार से मैंने हिंदी का भी वहाँ पर दिया था और इंग्लिश का भी यहाँ पर अनुवाद मैंने दे दिया। इंग्लिश हिंदी दोनों का अनुवाद दिया। देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया। इसी प्रकार आप एग्जाम्पल भी दे गए, आपको बुक्स में एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से अपना असाइनमेंट बनाया था। राजभाषा का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए होता है। राजभाषा का आपका बता होगा। राजभाषा किसे कहते हैं? विधायिका, कार्यपालिका में राजभाषा चलता है। राजभाषा कक्ष होता है, न्यायपालिका में राजभाषा। तो आपको बुक्स में ये सब मिल जाएंगे, लेकिन आपको बुक से हूबहू आपको उतारना नहीं है, आपको इसको बना कर लिखना है। जो बुक्स में आप बुक को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको अपनी भाषा में उस आंसर में लिखेंगे। यहाँ जैसे अनुवाद की प्रवचन की व्यवस्था, अन्य प्रशासनिक कागजात। इस देखिए दूसरे नंबर पर था हमारा निम्नलिखित में से प्रत्येक उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 शब्द बनाए। उपसर्ग से प्रतिशित गए। अप से आपको 4 शब्द बनाना था। अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपव्यय। अ से बनाना था अधर्म, अकाल, अभाव, अहिंसा। अव से आपको बनाना है अवगुण, अवनति, अवशेष, अवतरण। कु से बनाना है कुकर्म, कुपुत्र, कुरूप, कुपात। आपको कुछ कुछ शब्द जो है याद भी हो सकते हैं, कुछ कुछ शब्द याद नहीं है तो आप बुक की मदद भी ले सकते हैं। आपको क्लास 9-10 के जो ग्रामर बुक होते हैं उसमें आपको उपसर्ग प्रत्यय मिल जाएंगे। देखिए निम्नलिखित प्रत्यय का आपको प्रयोग करना है। अन से बनाना है शब्द आपको। यहाँ अ होगा। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया हूँ। अमन, भवन, जलन, श्रवण। एक सामाजिक, स्वाभाविक, दैनिक, शील, विचारशील, गुणशील, प्रयत्नशील। ज्ञ से विशेषज्ञ, गुणज्ञ। अस्त्र से गृहस्थ, स्वरूप, स्वस्थ, व्यवस्थ, दूरस्थ। वा से बुढ़ावा, बुलावा, चढ़ावा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय उतनी परेशानी नहीं है, आप क्लास 9-10 के बुक से भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो होंगे शब्द आपको याद भी होंगे अगर आप हिंदी पहले पढ़ चुके हैं तो। इस पर देखिए यहाँ पर इसका निम्नलिखित शब्दों का मानक रूप, यहाँ पर मानक रूप लिखना है। देखिए मैंने मानक चिट्ठी, ये जो चिट्ठी है इस प्रकार से लिखते थे पहले, अभी चिट्ठी मानक रूप ए हो गया। ब्रह्मांड, देखिए मानक रूप हुआ इस प्रकार से। दायित्व, दायित्व। पक्ष, पक्ष, देखिए पक्ष किस प्रकार से लिखा हुआ था वहाँ में क्वेश्चन में, और इसका पक्ष जो है मानक रूप ए होता है। ऋण, ऋण का मानक रूप ये। कुछ कुछ होता है जो आपका चेंज नहीं हुआ है, पहले जैसा ही, और कुछ कुछ आपका चेंज हुआ है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। 5वें नंबर पे आपका है देखेंगे निम्नलिखित परिभाषित शब्दों का हिंदी अंग्रेजी पर्याय लिखिए। आपको हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी से शैक्षणिक सहायता को, शैक्षिक सहायता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, संविदा प्रबंधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रभावी कार्यान्वयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उच्चतर वेतनमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आजीवन कारावास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, योजना और विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्ध स्वतः अभिक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको लिखने होंगे। यहाँ जो है आपको चेंज भी हो सकते हैं, आपका जो होगा आप अपने हिसाब से लिखेंगे। मैंने यहाँ बस एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ कि आपको असाइनमेंट किस प्रकार से अपना बनाना है। देखिए सिटीजन पार्टिसिपेट को इंग्लिश हिंदी में क्या कहेंगे, डिप्लोमेसी मिशन, फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी, नेशनल हाईवे, रिसिप्टेंट, डिसेबलमेंट, टैक्स पेयर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखिए आपको हिंदी में किस प्रकार से करना है, तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर मुश्किल हो सकते हैं, आप अच्छे से अपना टाइम निकाल करके अच्छे से बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट अब 6 नंबर में था निम्नलिखित प्रश्न पत्र का हिंदी में अनुवाद कीजिए। मैंने वहाँ पर दिखाया था उसको हिंदी में अनुवाद। देखिए मैंने किस प्रकार किया, मनोविज्ञान ट्यूटर चिन्हित असाइनमेंट TMC। कुछ कुछ जो होता है आपको इंग्लिश जैसा है वैसे आपको हिंदी में लिख देना है। नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड का निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1000 शब्दों में दीजिए। देखिए मैंने किस प्रकार से लिखा है। सामाजिक प्रभाव की का परिभाषा दीजिए। अनुपालन की अवधारणा और सिद्धांतों को विस्तार से लिखिए। जो हमें जो प्रश्न पत्र था इंग्लिश में उसको जो हिंदी करने के लिए बोला था अनुवाद, यहाँ मैंने हिंदी अनुवाद किया। देखिए मैंने किस प्रकार से अनुवाद किया है। दूसरे नंबर पे समूह गठन की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। दूसरे नंबर पर समूह गठन की सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक संरचना जो आपका था वहाँ पर प्रश्न पत्र उसको मैंने यहाँ पर हिंदी में अनुवाद कर दिया। देखिए खंड ख में था निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 400 शब्दों में दीजिए। जैसा आपका था वैसे लिख देना है। इम्प्रेशन गठन के संदर्भ में स्कीमा और प्रोटोटाइप का स्पष्ट कीजिए। देखिए मुझे इम्प्रेशन गठन की स्कीमा और प्रोटोटाइप इसका मुझे हिंदी नहीं मिल रहा था, तो जो हिंदी आपको नहीं मिलेगा आपको क्या करें, उसको जैसा है वैसे में लिप्यांतर कर देना है। लिप्यांतर के बारे में आपको पता है कि जो है वही लिख देना है हिंदी में करके। व्यक्ति की धारणा को परिभाषित कीजिए। बेम की सेल्फ परसेप्शन थ्योरी को समझाइए। देखिए परसेप्शन थ्योरी मैंने हिंदी में ऐसे लिख दिया। संक्षेप में चर्चा कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे कैसे किसी प्रकार से मैंने यहाँ पर प्रश्न पत्र का अनुवाद किया, आप इसी प्रकार से अपना अनुवाद करेंगे। खंड ग में था निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। 3x30 जैसा प्रश्न पत्र में था आपको उसी प्रकार से लिखें। अनुरूप पर आस्था के प्रयोग के निष्कर्षों का स्पष्ट कीजिए। मानव अज्ञातकारिता पर मिलीग्राम के प्रयोगात्मक अध्ययन को निष्कर्ष बनाइए। समूह की गतिशीलता में पारस्परिक के विकासवादी सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। देखिए मैंने किस प्रकार से बनाया, बस यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया हूँ। आपका असाइनमेंट चेंज हो सकता है, क्वेश्चन के हर साल आपका असाइनमेंट चेंज होते हैं। मैंने यहाँ बस एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए आपको बना कर दिया कि आप इसी प्रकार से अपने असाइनमेंट बनाएंगे। देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से यहाँ पर अंग्रेजी में अनुवाद करना था हिंदी का, उसे अंग्रेजी मैंने किया। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी was constituted in the year 2005 so that not only relief and rescue work in difficult circumstances can be carried out by the forcing। इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए कि मैंने यहाँ पर आपको 100% जो है ट्रांसलेट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे 90% 95% ही मैंने यहाँ पर सही किया है। अब कुछ यहाँ पर कुछ रॉन्ग भी है, कोई वर्ड जो है मुझे हिंदी का अंग्रेजी नहीं मिल रहा था, तो मैंने जो है जैसे मुझे समझ में आया मैं वहाँ लिखा। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको 100% लिखना है, आप कुछ 95, ये नहीं कि आपको जो आप 20% लिख कर आ जाएगा तो आपको रॉन्ग हो जाएगा। आप 95, 98 ऐसे कर सकते हैं। आपको कुछ एक दो शब्द है जो आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप वहाँ जो है स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से अपने से बना करके लिखेंगे। आपको गूगल से ट्रांसलेट नहीं, क्योंकि गूगल का ट्रांसलेट आपका अलग होता है, वहाँ एक शब्द का काफ़ी सारे आपको मीनिंग देखने को मिल जाएंगे और वहाँ आप गलत करके चले आएंगे। तब एक एक शब्द का आप पहले उसका मीनिंग देख लिए, उसका क्या कहना जा रहा है और अपनी भाषा में आप उसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट में किस प्रकार से मैंने हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, आप भी इसी प्रकार से करेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने ट्रांसलेट किया है। यह हमारा ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है अपना ट्रांसलेट कर सकेंगे और असाइनमेंट अपना PGT2 का बना सकेंगे। मैंने यहाँ बस एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए आपको दिया है कि आपको इस प्रकार से आपका असाइनमेंट PGT2 को बनाना है। यह मेरा खुद का असाइनमेंट था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दे दिया। देख सकते हैं आप। जो आपका क्वेश्चन था पहला था, आपका प्रश्न के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बुक से लिख लेंगे। आपका उपसर्ग प्रत्यय भी आप लिख लेंगे, आप तो क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। इसका आपका जो मेन जो प्रॉब्लम होता है आपको अंग्रेजी से हिंदी पर या हिंदी से अंग्रेजी पर और आपका अनुवाद। तो अब इसी में थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन गूगल से आप हूबहू नहीं लिखें, आप उसका ट्रांसलेट करके अच्छे से लिखें। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
तो इस प्रकार से आप अपना PGT2 असाइनमेंट बना सकते हैं। बस मैं अब यदि आपको आगाह करने के लिए दिया कि बस आप अपना असाइनमेंट खुद से बनाएं, किसी का कॉपी ना करें। बस मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल ही बताया आपको किस प्रकार से बनाना है। बस एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए मैं आपको यहाँ दिखाया हूँ। आप अपना असाइनमेंट खुद से बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।